हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप भी फाइन ही होंगे। ठीक है, तो आज हम संस्कृत भाषा का व्याकरण का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्ण परिचय। आज हम वर्ण का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, कैसे बना है, इस प्रकार। तो आइए लेसन के अंदर। भारतीय आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है। जो जितनी भी आर्य भाषाएं हैं ना, उनका मूल संस्कृत भाषा है। मतलब संस्कृत है वो सारी भाषाओं की जननी है। सारी भाषाएं है ना, वो संस्कृत भाषा से बनी है। इसीलिए संस्कृत भाषा को सब भाषाओं की जननी बोलते हैं। ओके, जन्म देने वाली। संस्कृत शब्द, जो संस्कृत शब्द है वो कैसे बना है? सम प्लस क्री प्लस कथ, प्लस को धन भी बोलते हैं। ठीक है, सम इसमें क्या है? उपसर्ग, और क्री है वो क्या है? धातु, और कथ इसमें जो कथ है ना वो प्रत्यय है। तो संस्कृत भाषा सम उपसर्ग क्री धातु और कथ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है। देखो, प्राचीन काल में ना संस्कृत दो प्रकार की थी। ठीक है, एक तो थी वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। जो आज हम ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं वो तो होती है लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में ओनली वेद लिखे गए हैं। ओके, जो पढ़ने के काम आती है वो लौकिक संस्कृत है। तो इसी लाइन पे दोबारा देखिए आप। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत के दो रूप थे, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया है। देखो, ये वाली जो मैंने बताई वो बात आगे आएगी। वैदिक संस्कृत में उपनिषद, वेद वो लिखे गए हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं वैदिक साहित्य। किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत है। अब देखो, वही सेम बात आ गई जो मैंने पीछे बोली है कि आज जिसे हम संस्कृत भाषा बोलते हैं ना, वो लौकिक संस्कृत का रूप हम पढ़ते हैं। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे। मतलब आदि कवि, ये जो महर्षि वाल्मीकि है ना, ये पहले कवि थे संस्कृत भाषा के। ओके, और महर्षि पाणिनि ने इसे पहली बार एक आदर्श व्याकरण के संकेतन सांचे में ढाला था। इसका मतलब है महर्षि पाणिनि था, उसने संस्कृत की व्याकरण बनाई है। संस्कृत की व्याकरण किसने बनाई है? महर्षि पाणिनि। ओके, लौकिक संस्कृत का आधार स्तंभ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। अब आपसे कोई पूछे कि अष्टाध्यायी है, इसकी रचना किसने की थी? तो किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने। ओके, जिसकी रचना निम्नलिखित 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई है। जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी अध्याय लिखा था, इसकी रचना की थी, वो माहेश्वर सूत्रों के द्वारा की गई है। ये माहेश्वर सूत्र क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। ऐसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है कि जो शिव महाराज थे, शिव जी थे ना, शिव जी को सब जानते हो कि एक बार उन्होंने अपने डमरू को, तांडव करते हुए डमरू को बजाया, उसमें से आवाज़ निकली ना, तो उससे ये 14 सूत्र निकले थे। ठीक है, और ये 14 सूत्र हमारी संस्कृत के अंदर व्याकरण के रूप में हम पढ़ते हैं। वो आप आगे पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कौन कौन से थे। ओके, ये माहेश्वर सूत्र है जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। मतलब ये जो 14 सूत्र निकले थे ना, इन 14 सूत्रों के अंदर हमारी वर्णमाला छुपी हुई है। अब देखो ध्यान से, सूत्र नंबर फर्स्ट,
अण, इसे बोलते हैं अण। अण कैसे बोलेंगे? अण प्रत्यार बनता है इसका, ठीक है ना। तो इसमें ए और अणे, देखो स्टार्टिंग वाला वर्ड ए है और लास्ट वाला अणे है। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से वर्ण हैं, ए, ई, उ, अणे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अण, ठीक है ना। पहला सूत्र क्या है इसका? अण है। तो इसमें 3 स्वर आए हुए हैं, ध्यान से देखो, ए, ई और उ। ओके। फिर सूत्र नंबर 2, री, लरी, कै। इसको कैसे बोलेंगे? लिक। तो इसके अंदर देखो हम री से पढ़ते हैं ना, ये देखो री और री, ठीक है, दोनों। फिर नंबर 3, ए, ओ, अंग। इसे क्या बोलेंगे? अंग। तो इसमें कौन कौन से स्वर आए हुए हैं? ए और ओ, 2 स्वर आ गए। अब सूत्र नंबर 4 देखो, इसमें ए, आउ, चे। इसको क्या पढ़ेंगे? एज, एज, ठीक है। तो इसमें आई और आउ आ गए स्वर, ठीक है। अब देखो जो हमने 4 सूत्र पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हमारे सारे स्वर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? ए। फर्स्ट सूत्र नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में किससे स्टार्ट हुआ है? ए से। और सूत्र नंबर 4 देखो, जिसमें मतलब एंड कहाँ पे हुआ है? चे पे हुआ है ना। तो फर्स्ट का ए और लास्ट का चे है, इसको हम मिला के पढ़ेंगे एच। क्या बोलेंगे? एच। तो ऐसे एच प्रत्याहार है, इसको प्रत्याहार नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो एच प्रत्याहार का मतलब आपको है ना समझ जाना चाहिए। एच बोलते ही शॉर्ट रूप में हम सारे स्वर आ जाते हैं इसमें। जैसे शॉर्ट रूप में बोलेंगे ना तो इसको एच बोलेंगे, तो एच बोलते ही हमें समझ जाना है कि ये स्वर है, सारे स्वर है। ओके। अब देखिए सूत्र नंबर 5 से व्यंजन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये, वे, रे, टे। इसको क्या बोलेंगे? हट, ठीक है। फिर ले सूत्र नंबर 6, इसमें आते हैं ले और अणे। फिर 7 में ई, मैं, अंग, अणे, ने, में, ठीक है। ये सारे व्यंजन आ रहे हैं। अब पहले तो हमने फर्स्ट से लेकर 4 तक स्वर पढ़े थे, अब 5th से लेकर 14 तक सारे व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब 8 नंबर का देखो, झे, भे, ये। 9 का देखो, घे, डे, धे, से। 10 देखो, जे, बे, गे, डे, दे, से। अब 11 का देखो, खे, पे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, वे, ठीक है। अब 12 का देखो, कै, पे, ये। 13 का देखो, से, रे। और 14 का है, ले। अब हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो देखो ध्यान से, हमारे व्यंजन कहाँ से स्टार्ट हुए थे? सूत्र नंबर कौन सा था? 5, ठीक है। अब 5 में स्टार्टिंग कहाँ से हुई है वो वर्ण हमें पकड़ना है, ठीक है ना। 5 नंबर सूत्र में स्टार्टिंग है से हुई है, ठीक है। और 14 नंबर जो सूत्र है इसमें दी एंड कहाँ पे हुआ है? ले पे हुआ है। किस पे हुआ है? ले पे। अब हम है और ले को दोनों को मिला देंगे तो शॉर्ट रूप में व्यंजन को क्या बोलेंगे? है, ले, हल। क्या बोलेंगे? हल। स्वर को तो हम संस्कृत में बोलेंगे अच। क्या बोलेंगे? अच। और व्यंजन को हम बोलेंगे हल। अगर आपको संक्षिप्त रूप में ऐसे कोई क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि संस्कृत भाषा में एच होते हैं तो आप कितने लिखोगे? जो हमने पढ़े हैं 13 होते हैं, ठीक है, तो वो आपको लिखने हैं। और ऐसे पूछे कि संस्कृत भाषा में हल होते हैं तो सारे व्यंजन आपको लिखने हैं। ओके। हल और व्यंजन, हल और अच का आप अर्थ समझ गए ना। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो
इन सूत्रों के भिन्न भिन्न खंड प्रत्याहार कहलाते हैं। अब देखो यही बात मैंने पीछे बोली थी, जैसे स्टार्टिंग वाला वर्ण और लास्ट वाला वर्ण मिला के, जैसे अच और हल है, ये दोनों प्रत्याहार ही है, ठीक है ना। इनको जो ये दो खंड मिलके जो प्रत्याहार बनाते हैं ना, जैसे हल में सारे व्यंजन और अच में सारे स्वर आते हैं, ठीक है, इन्हें ही प्रत्याहार बोलते हैं। इसमें प्रमुख प्रत्याहार अच और हल है, जो मैंने पीछे बताया, ये अपने आगे आ भी गए, ठीक है। हमें और प्रत्याहारों से कोई मतलब नहीं है, ये तो आप आगे जाओगे ना, कंपटीशन का एग्जाम दोगे तब काम आने वाले। अभी अपने लेवल का तो अच और हल ही पढ़ना है हमें, ओके। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी स्वर। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन परिगणित होते हैं, मतलब गिने जाते हैं। इसीलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, प्रत्याहार के अंतर्गत उन्हें हलंत, और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 42 है। कितनी है? 42। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42। बाकी पीछे क्या है क्या नहीं ये हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें 2 प्रत्याहार ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से? अच और हल। अच में क्या आते हैं? सारे स्वर। और हल में क्या आते हैं? सारे व्यंजन। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि कुल प्रत्याहारों की संख्या है तो कितनी है? 42, 42, ठीक है ना। कितनी है? 42। कितनी है प्रत्याहारों की संख्या? 42। अब ये कौन कौन से प्रत्याहार है इनको एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। अण, अक, अच, अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, अच, एच, हस, अल, यण, यम, इय, ये, यर, वश, वल, रल, मै, डम, शस, हस, झय, झर, झल, भस, जस, बस, खै, खर, छव, चय, चर, शर, सल। तो ये हमारे कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। 2 ही पढ़ने हैं इसमें से। अब प्रत्याहार बनाने की रीति ये हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके।